मालेगांव ब्लास्ट केस की जजमेंट के एनालिसिस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि किस तरीके से एटीएस की दो बड़ी थ्योरीज को कोर्ट ने अपनी जजमेंट में धराशायी किया। सबसे पहली थ्योरी एटीएस की थी कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर कश्मीर से आए थे और उसी आरडीएक्स का प्रयोग बम ब्लास्ट में हुआ था। इस थ्योरी को कोर्ट ने पूरी तरीके से गिराया। वो हमने पार्ट 1 में आपको बताया। पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि किस तरीके से एटीएस की दूसरी बड़ी थ्योरी जो थी वो ये थी कि उसी आरडीएक्स को नासिक के घर में मोटरसाइकिल में फिट किया गया था और इसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ जो एटीएस ने पेश किया था वो ये था कि उस नासिक के घर में आरडीएक्स के रिमेन्स पाए गए थे। उसके बारे में हमने आपको एक बड़ा शॉकिंग फैक्ट बताया कि वो आरडीएक्स के रिमेन्स को कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि वो प्लांटिंग थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है कि एटीएस ने वो आरडीएक्स प्लांट किया था, यानी कि एविडेंस मिला नहीं था, एविडेंस क्रिएट किया गया था हमारे देश की इतनी बड़ी एजेंसी एटीएस के उन ऑफिसर्स के द्वारा। अब मैं आपको उस तीसरी थ्योरी के बारे में लेके जा रही हूं पार्ट 3 में, जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा मीडिया में बात हुई है। वो थ्योरी क्या थी एटीएस की कि जो मोटरसाइकिल रिकवर हुई है क्राइम स्पॉट से वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, जो कि एक्यूज नंबर 1 थी। और एटीएस की इसी थ्योरी की वजह से पूरे देश में भगवा आतंकवाद का नाम फैलाया गया। मीडिया में सब जगह इस चीज को उठाया गया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि एक हिंदू है और भगवा कपड़े वाली है, उन्होंने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है क्योंकि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को दिया था। लेकिन मैं आपको जजमेंट में से बताती हूं कि कोर्ट ने एटीएस की इस थ्योरी पर क्या क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको जजमेंट के पैरा नंबर 539 पर लेके जाती हूं। पैरा नंबर 539 में कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एटीएस के श्री मोहन कुलकर्णी, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 320 है, कोर्ट कह रही है कि उनका यह कहना है कि A1 यानी एक्यूज नंबर 1 यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक्यूज इस केस में बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कि उनकी मोटरसाइकिल ऑफेंस में इन्वॉल्व है। द PW 320 चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ एटीएस Shri Mohan Kulkarni has stated that A1 is made an accused only on the basis of her motorcycle found involved in the offense। यानी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है, इसीलिए ही उनको एक्यूज बनाया गया है, ये खुद एटीएस के ऑफिसर ने कहा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं था एटीएस के पास, और इस एविडेंस पर कोर्ट ने आगे क्या ब्रेक डाउन किया है वो शॉकिंग चीजें आपको पता चलेंगी कि एटीएस जो कि इतनी बड़ी एजेंसी जो कि टेररिज्म के केसेस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, कैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जानबूझकर एक्यूज बनाया गया। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जजमेंट कह रही है। जजमेंट के वर्ड्स के द्वारा मैं आपको बता रही हूं। जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल की पोजीशन को दो तरीके से प्रूव करना है। एक तो ओनरशिप से कि भाई मोटरसाइकिल की ओनरशिप एक्चुअली क्या है, दूसरा कॉन्शियस पोजेशन से कि सही में एग्जैक्टली किसके पास वो मोटरसाइकिल पोजेशन में थी, कौन उसको यूज कर रहा था। अब इन दोनों पॉइंट्स पर कोर्ट ने सेपरेटली डिस्कशन किया। सबसे पहले कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि पैरा नंबर 562 से कोर्ट ने इंजन और चेसिस नंबर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। और कोर्ट ने उसमें यह कहा कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है व्हीकल को ट्रेस करने के लिए, जो कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो भी एविडेंस सामने आया है, फॉरेंसिक एज वेल एज आई विटनेसेस, इन दोनों एविडेंस को पूरा एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं हो पाया और कंफर्म नहीं हो पाया, जिस वजह से ओनरशिप ऑफ द व्हीकल प्रूव नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन। और यहां तक भी ये चीजें सामने आई हैं कि जो एक्सपर्ट विटनेस था, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, उससे वो नंबर मिट भी गया था, और वो नंबर मिटने के बाद से उन्होंने कुछ प्रोबेबल नंबर दिया था मोटरसाइकिल का, और वो प्रोबेबल नंबर से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कंफर्म कर दिया कि यही नंबर है। और उस पर कोर्ट ने यह भी कहा, लास्ट में पूरा डिस्कशन इस एस्पेक्ट पर करने के बाद से कोर्ट ने पैरा नंबर 593 में कहा, thus the aforesaid admissions given by the witnesses goes to the root of the case. It clearly shows that on the basis of probable numbers, close to the numbers are traced out, which resulted into direct jumping to conclusion showing that it was the same vehicle without searching out the other probabilities. Thus, probabilities are converted into certainty. इतने बड़े वर्ड्स यूज किए कोर्ट ने कि जो प्रोबेबल नंबर्स को सर्टेन नंबर्स में कन्वर्ट किया, प्रोबेबिलिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट किया हमारे देश की बड़ी एजेंसी एटीएस ने, only on the basis of surmises, assumption and presumption without any foundation or base as discussed supra।
और अब ये तो चलो एक एस्पेक्ट है कि इंजन नंबर्स ठीक से वेरीफाई नहीं हो पाए, तो इस एस्पेक्ट का ओनरशिप नहीं प्रूव कर पाई एटीएस प्रोसिक्यूशन। लेकिन इससे बड़ी चीज है कॉन्शियस पोजेशन की, कि क्या पोजेशन में थी वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही वो मोटरसाइकिल थी और वो उसको यूज कर रही थी और उन्होंने ही बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए एब्सकॉन्डिंग एक्यूज नंबर 1 रामजी कालसांगरा को दी थी। क्योंकि एटीएस की स्टोरी क्या है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी मोटरसाइकिल को रामजी कालसांगरा को दिया था, जो कि अभी तक एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है केस के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से वो अभी, प्रोसिक्यूशन के हिसाब से वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। अदर थ्योरीज बहुत सारी मीडिया में है, कुछ पुरानी न्यूज से मुझे पता चला कि वो जो रामजी कालसांगरा को एब्सकॉन्डिंग एक्यूज बताया गया है, उसके बारे में ये भी खबर है कि वो डेड भी हो चुके हैं। लेकिन अब क्या सच है ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस केस में उनको एब्सकॉन्डिंग एक्यूज बताया गया है कि ये मोटरसाइकिल रामजी कालसांगरा ने यूज करी बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, और मोटरसाइकिल किसने दी? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। अब इस पर कोर्ट ने जो सारे एविडेंस को देखने के बाद से अपना कंक्लूजन दिया, वो ये दिया कि कहीं से भी कोई भी एक भी एविडेंस नहीं है जो ये शो करता हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास में कॉन्शियस पोजेशन मोटरसाइकिल की थी। और ये रिकॉर्ड में सामने आया है कि 2 साल पहले प्रज्ञा सिंह इस मोटरसाइकिल को बेच चुकी थी और उनके पास में वो पोजेशन भी नहीं था। कोई विटनेस नहीं है जो ये बता सके कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस व्हीकल को यूज कर रही थी, या फिर किसी ने उनके पास वो मोटरसाइकिल दी हो, देखी हो, या फिर प्रज्ञा सिंह ने वो मोटरसाइकिल रामजी कालसांगरा को दी थी क्राइम करने के लिए। इसका भी कोई सबूत नहीं है। सारे एविडेंस को एनालाइज करने के बाद से कोर्ट ने जो कंक्लूजन देते हुए पैरा 596 में कहा है, वहां से स्टार्ट किया है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बिकॉज ये जजमेंट के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट कि मैं आपको कहीं से भी कुछ भी बता रही हूँ न्यूज मीडिया से पढ़ के। दिस इज फ्रॉम द जजमेंट। नाउ पैरा 596 में कोर्ट ने कहा है, एडमिटेडली देयर आर 2 मटेरियल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व पर्टेनिंग टू एफोर्सेड व्हीकल। मोटरसाइकिल के लिए 2 मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं। वन इज ओनरशिप एंड अनदर एस्पेक्ट इज एक्सक्लूसिव एंड कॉन्शियस पोजेशन. Already I had discussed the first part pertaining to search of ownership, nexus between the probable engine number and traced out number. Now the second part is regarding conscious and exclusive possession. PW 320 ACP Mohan Kulkarni has clearly admitted that the vehicle in question was in possession of absconding accused Ramji Kalsangra, जो कि abscond है, in the year 2007 and 2008. He also admitted that the vehicle LML Freedom motorcycle being used by Ramji Kalsangra as per the investigation of ATS. कोर्ट कह रही है कि खुद एटीएस के एसीपी मोहन कुलकर्णी ने खुद कहा है कि वो मोटरसाइकिल रामजी कालसांगरा, जो कि एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है, उनके पोजीशन में थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पोजीशन में नहीं थी। खुद एटीएस ने कहा है कोर्ट में। आगे कोर्ट कह रही है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 321 अनिल दुबे ने भी एडमिट किया है, इट वाज ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनआईए दैट सिंस, मतलब एनआईए का ये ऑफिसर हैं, एनआईए के ऑफिसर ने भी कहा है, सिंस फ्रॉम लास्ट 2 years ऑफ एलिज्ड इंसिडेंट alleged vehicle was not in possession and control of प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यानी एटीएस ने भी कहा है, एनआईए ने भी कहा है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इतने सालों तक ये ट्रायल क्यों झेलना पड़ा? बेल नहीं मिल रही थी, डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था। हालांकि एनआईए ने चार्जशीट में से नाम हटा दिया था, लेकिन फिर से कोर्ट ने समन किया था। 17 सालों का वो हैरेसमेंट कौन रिटर्न करेगा? यानी वो एटीएस खुद कोर्ट में कबूल कर रही है। एटीएस के ऑफिसर ने, एनआईए के ऑफिसर दोनों ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पोजीशन में थी ही नहीं मोटरसाइकिल, खुद ही कह रहे हैं। तो 17 साल तक क्यों ट्रायल चलाया? क्यों भगवा आतंकवाद का शोर मचाया? क्यों इतना उनको टॉर्चर झेलना पड़ा? क्यों उनको इतना फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट झेलना पड़ा? क्यों? इन सब प्रश्नों का जवाब एजेंसी को देना होगा, और उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आगे जजमेंट पर पढ़ती हूं। फिर कोर्ट ने कहा कि they also did not find any evidence to show that alleged vehicle was being used by the alleged person with the knowledge and consent of प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यानी एटीएस और एनआईए दोनों एजेंसी ये बिल्कुल भी कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए कि जो व्हीकल है वो अगर रामजी कालसांगरा यूज कर रहे थे तो क्या वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नॉलेज में थी ये बात, या प्रज्ञा सिंह ठाकुर को थोड़ा भी पता था कि रामजी कालसांगरा वो मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं? नहीं पता था। और कोई एविडेंस एटीएस और एनआईए इस बात के लिए पेश नहीं कर पाई कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नॉलेज थी। क्योंकि एक जगह और जजमेंट में कोर्ट ने डिस्कस किया है कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर से एटीएस इंक्वायरी कर रही थी, तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्लियरली बोला था कि हाँ, ये मोटरसाइकिल एक बार मैंने खरीदी थी, लेकिन फिर मैंने कोई सुनील जोशी को बेच दी थी। अब एटीएस ने सुनील जोशी को ढूंढा ही नहीं, एटीएस ने सुनील जोशी को विटनेस बनाया ही नहीं। ऐसा भी कोर्ट ने एक जगह जजमेंट में कहा है। सिर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ लिया, भगवा आतंकवाद का नाम फैला दिया। अब आगे जजमेंट क्या कहती है? Moreover, ongoing through the charge sheet coupled with the testimony of aforesaid witnesses, it clearly shows
that accused number 1 यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर was not having the possession of the said vehicle since after taking the संन्यास. संन्यास के बाद से उनके पास मोटरसाइकिल थी ही नहीं. It was in the exclusive possession of Ramji Kalsangra. Thus, ATS and NIA themselves claiming that the vehicle was in possession of Ramji Kalsangra since beginning. ATS और NIA खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह के पास नहीं, रामजी कलसांगरा के पोजीशन में मोटरसाइकिल थी. A1 यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर had renounced the material world prior to some years of alleged bomb blast, which clearly shows that she was not in possession. मतलब कि संन्यास वो बहुत पहले ले चुकी थी और संन्यास के बाद मोटरसाइकिल से उनका कोई लिंक नहीं था. Prosecution has not laid any evidence on record to show that she was in conscious possession of the said motorcycle even after announcement of the material world. यानी संन्यास के बाद भी पोजेशन में थी, कोई प्रूव नहीं है. Nobody has seen her with the said motorcycle or it was with her at Jabalpur ashram even after taking the sannyas. Considering the entire testimony of witnesses, absolutely there is no evidence on record to show that Ramji Kalsangra was the person working at the instance of A1. प्रज्ञा सिंह ठाकुर. यानी कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि रामजी कलसांगरा जिसके पास मोटरसाइकिल थी, ऐसा एटीएस और एनआईए का कहना है, वो कहीं से भी प्रज्ञा सिंह के कहने पर यूज कर रहे थे या प्रज्ञा सिंह से संपर्क में थे या प्रज्ञा सिंह के नॉलेज में हो कि रामजी कलसांगरा मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं. कहीं से कोई प्रूफ नहीं है कि ये रामजी कलसांगरा प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आदमी था. Neither she had any knowledge about possession and used by any other person, nor the prosecution proved the alleged ownership. फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए 603 पैरा में कोर्ट ने कहा, upon the meticulous evaluation of the aforesaid entire evidence on record, it makes clear that the prosecution has failed to establish either ownership or the conscious possession of alleged motorcycle by adducing the cogent and reliable evidence. तो कोर्ट ने लास्ट में कहा कि एंटायर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को देखने के बाद, ऑन रिकॉर्ड जो भी एविडेंस है उसको देखने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जरा भी कोई रोल इस केस में नहीं दिखता है. और भी मैं इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आगे चल के कोर्ट ने एक डिस्कशन किया है, वो मैं पैरा नंबर निकालती हूँ कोर्ट जजमेंट में से. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात कोर्ट ने नोट करी है, जहाँ पे कोर्ट ने ये डिस्कस किया था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये एलिज किया था कि उनके साथ में बहुत ही टॉर्चर किया गया और उनको इलीगल अरेस्ट किया गया था सूरत से और मुंबई लेके आया गया था. इस पर एटीएस का क्या कहना था कि नहीं हमने इलीगल अरेस्ट नहीं किया था, हमने तो इंक्वायरी के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुलाया था और इंक्वायरी करने के बाद उनको भेज देते थे. यानी बहुत दिन तक अक्टूबर में इंक्वायरी चल रही थी, लास्ट में जाकर 12-15 दिन बाद हमने अरेस्ट किया था इंक्वायरी के बाद. अब इस थ्योरी पर जहां पर कोर्ट डिस्कस कर रही थी, वहां पर कोर्ट ने एक बात नोटिस करी. कोर्ट ने कहा कि एक स्टेशन डायरी एंट्री के बारे में एटीएस ने कहा है कि उस स्टेशन डायरी एंट्री में है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पुलिस के सामने ये एडमिट कर लिया था, यानी एटीएस के सामने ये एडमिट कर लिया था कि हाँ वो मोटरसाइकिल मेरी है और उसी से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. अब कोर्ट ने एटीएस को कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इंक्वायरी के लिए रोज बुलाया और इंक्वायरी करके आप भेज देते थे, और आपकी स्टेशन डायरी एंट्री में आप कह रहे हो कि 12 अक्टूबर को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एडमिट कर लिया कि वो मोटरसाइकिल उन्हीं को बिलोंग करती है, यानी उनकी है मोटरसाइकिल. तो कोर्ट ने कहा कि जब 12 अक्टूबर को वो एडमिट कर चुकी थी आपके सामने, तो उसके बाद से आप उसको 23 अक्टूबर तक इंक्वायरी के लिए क्यों बुलाते रहे? आपको तो सच निकल गया ना, आपको जो चाहिए था कि वो मोटरसाइकिल उनकी है वो स्वीकार कर लिया. उसके बाद आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया तुरंत, जब ये पता चल गया? अगर आपको 12 अक्टूबर को ही पता चल गया था तो आपने उसी समय क्यों नहीं अरेस्ट किया? 23 अक्टूबर तक रोज इंक्वायरी करने के लिए क्यों बुलाते रहे? जिससे ये भी समझ में आता है कि वो इंक्वायरी नहीं थी, वो अरेस्ट था. क्योंकि कोई भी अपने खिलाफ एविडेंस इंक्वायरी में क्यों देगा? अरेस्ट के बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं सामने जिसमें कि कन्फेशन करता है कोई एक्यूज. ये कन्फेशन ही तो दिखाया ना प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जिसमें प्रज्ञा सिंह कह रही हैं कि मोटरसाइकिल मेरी है. क्या कोई इंक्वायरी में अपने खिलाफ कोई सबूत देगा? उसके बाद फिर वो 13 तारीख को आएगा, 14 तारीख को आएगा, 15 को आएगा, 16 को आएगा, 17 को आएगा, रोज इंक्वायरी के लिए आता रहेगा, जब 12 अक्टूबर को एडमिट कन्फेस कर चुका कि मोटरसाइकिल मेरी थी. ये कितनी अजीब बात लगती है, ये जज ने ऑब्जर्व किया है. पैरा नंबर 646 में कोर्ट ने कहा, इन द बैकड्रॉप ऑफ एफोर्सेड फैक्ट्स इट इज वेरी स्ट्रेंज which don't inspire the confidence that for the period of next several days again they were calling her and making the inquiry with her about the said vehicle and her ownership which was already concluded in their inquiry. कोर्ट ने ये भी इस चीज को भी स्ट्रेंज समझा कि फिर बार इंक्वायरी के लिए क्यों बुला रहे हो जब आपका मकसद ही पूरा हो गया कि मोटरसाइकिल उन्होंने एडमिट कर ली, कन्फेस कर लिया. Thus on a single point they were making inquiry with her for several days without arresting her immediately even after she admitted her guilt as per entry taken by them. और ये इंक्वायरी रिपोर्ट चार्जशीट के साथ लगाई भी नहीं,
उसके बाद कोर्ट ने ये भी सब डिस्कस किया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास से बहुत सारी कुछ चीजें रिकवरी दिखाई है एटीएस ने, उस पर भी कोर्ट ने डाउट किया कि आप तो कह रहे हो कि 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आप सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुला रहे थे और फिर भेज रहे थे और रिकवरी भी उसी समय की दिखा रहे हो, तो कोई अपने ही खिलाफ के सबूत इंक्वायरी में कोई लेकर आएगा क्या? ये बातें कोर्ट ने अपनी जजमेंट में डिस्कस की हैं और मोटरसाइकिल के अलावा और कोई एविडेंस प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ नहीं था और उस एविडेंस को भी कोर्ट ने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। यानी तीसरी ये थ्योरी जो एटीएस की थी मोटरसाइकिल और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, ये इतनी बड़ी थ्योरी जो एटीएस ने फैलाई थी और जिस थ्योरी की वजह से देश में भगवा आतंकवाद के नाम का गाना गाया गया इतने सालों तक, वो थ्योरी को कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कैसे गिराया वो मैंने आपको बताया। और साथ ही में एक छोटा सा और डिस्कशन पैरा नंबर 95 और 96 में भी है। मोटरसाइकिल तो मेन एविडेंस प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एटीएस ने बनाया था, लेकिन एक और छोटा एविडेंस कोर्ट ने बताया 95 पैरा और 96 पैरा में कि एटीएस ने एक गवाह भी पेश किया था। एक गवाह है धर्मेंद्र बैरागी, जिसके लिए एटीएस ने कहा कि ये धर्मेंद्र बैरागी ने कहा है कि उसने उज्जैन में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रामजी कलसंग्रा जिसके बारे में मैंने बताया कि उनके पास मोटरसाइकिल थी और उन्होंने ही मोटरसाइकिल मालेगांव में पार्क करी थी जिससे ब्लास्ट हुआ। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रामजी कलसंग्रा के बीच में जो मीटिंग हुई है 8 अक्टूबर को, उस मीटिंग के बारे में धर्मेंद्र बैरागी ने कहा है कि वो मीटिंग का मैं विटनेस हूं, जिसमें रामजी कलसंग्रा ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कन्फेस किया था कि एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल से मैंने मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। ये कन्फेशन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रामजी कलसंग्रा ने किया था। अब इस बिहाफ पर भी एटीएस का कहना था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर रामजी कलसंग्रा को जानती थी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ही अपनी मोटरसाइकिल रामजी को दी थी बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। इस विटनेस के आधार पर भी थोड़ा सा एटीएस ने अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी। अब इस विटनेस के बारे में कोर्ट ने जो कहा है वो पैरा नंबर 96 में कहा है कि धर्मेंद्र बैरागी ने कोर्ट में आके कहा कि ये सारी स्टेटमेंट मुझसे एटीएस ने बुलवाई थी और एटीएस ने मुझे टॉर्चर करके, मुझे इलीगली, मेरे को दबाव दे के, मेरे पर प्रेशर डाल के मुझसे ये स्टेटमेंट करवाया था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इसको हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड पर नहीं लेते हैं। That he has not supported to the case of prosecution. He has retracted from his earlier statement. Learned SPP cross-examined him with permission, but nothing material elicited from his mouth, which would be beneficial to the case of prosecution. On the contrary, it came on record in his evidence that he lodged the complaint before Magistrate of Indore for illegal detention, torture at the hands of ATS officers. कोर्ट कह रही है कि इसी विटनेस जो बैरागी है, इन्होंने इंदौर के मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी फाइल की है कि मुझे इलीगली डिटेन किया गया और मेरे को टॉर्चर करा के स्टेटमेंट कराई गई। They compelled him to give statement as per their say. Due to their persistent torture, ill treatment, illegal detention, he had been forced to give the statement of which he has no knowledge about its contents. Thus, nothing came from the mouth of aforesaid witness pertaining to secret talk or any such alleged meeting or confession given by Ramji Kalsangra. Therefore, in the absence of any evidence, it remains only allegations, only bare words which are insufficient to prove the said charges. सिर्फ वर्ड्स हैं, एविडेंस नहीं है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एटीएस के ऑफिसर्स ने झूठे गवाह बनाए, झूठा एविडेंस बनाया और फिर आरोपियों को चुन लिया। आरोपियों को पहले चुन लिया और फिर उस दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके गए। इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन दिशा में लेके जाएगी आरोपी तक, इन्होंने उल्टा किया। पहले आरोपी चुन लिया और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को लेके गए कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट नहीं हो रही, पहले इन्होंने चेन बना दी, फिर उसमें सर्कमस्टेंसेस को फिट कर रहे हैं और ये फिटिंग का काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। वो हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश के कोर्ट ने करके दिखाया कि ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर इतनी गलत इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम बैठे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 17 साल कौन लौटाएगा? वो 17 साल जो इन लोगों ने, जिन्होंने वो भोगा है, वो ही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या सहा है। वो फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट, साथ में वो बदनामी कि वो आतंकवादी हैं, इससे बड़ी क्या बदनामी होगी? और उसका कौन खामियाजा देगा? कौन वो 17 साल लौटाएगा जो इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की वजह से भोगना पड़ा? ये सवाल भी हमेशा खड़ा रहेगा। तो आज हमने एटीएस की जो थ्योरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से रिलेटेड और मोटरसाइकिल से रिलेटेड थी उसके बारे में आपको बताया, जजमेंट में से सत्य बताया और आगे के शॉकिंग फैक्ट्स नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और एक एक्यूज नंबर 5 है समीर कुलकर्णी, उनके बारे में भी आपको शॉकिंग चीजें बताएंगे कि एटीएस ने कैसे उनको फंसाया, कैसे 17 साल तक उनको ये आतंकवादी का टैग झेलना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटीएस।